Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh everybody, welcome back to my channel. ये आज की वीडियो अगेन एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। किसी ने मुझसे कहा था कि जी आप मैनीटोबा के कोई अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में बता दीजिए। तो आज की वीडियो रेड रिवर कॉलेज पॉलिटेक के बारे में होने वाली है और इसका जो प्रोग्राम है वो 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम है फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और इनके जो कैंपसेस मौजूद हैं वो मैनीटोबा में देयर आर 5 कैंपसेस। मैं आपको बताते भी चलूँ कि किधर किधर हैं। एक विनिपेग, सेलकर्क, पोर्टेज, पेगवेस एंड विंकलर। तो ये सारे सिटीज़ हैं मैनीटोबा के। तो ये है तो 5 कैंपसेस में, लेकिन इस वक्त जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये आजकल इसका जो एडमिशन है वो ओपन है फॉर फॉल 2024, यानी अगस्त के एंड में इसका जो न्यू जो आप समझ सकते हो सेशन स्टार्ट होने वाला है एंड ऑफ अगस्त 2024। तो ये फॉल 2024 के लिए आपका एडमिशन्स ओपन है। किधर? ये सिर्फ जो विनिपेग का कैंपस है उसमें। तो लेट्स डाइव इनटू इट। सबसे पहले तो ये कि ये है क्या, कितना लंबा है, इसके कितने सेमेस्टर्स एंड ऑल दैट। तो विदाउट एनी फर्दर डू मैं ये बता दूं कि जी ये फुल टाइम प्रोग्राम है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि जी पार्ट टाइम है या फुल टाइम है, तो इट्स अ फुल टाइम प्रोग्राम। इसका क्रेडेंशियल इज नॉट अ सर्टिफिकेट, इट्स अ डिप्लोमा प्रोग्राम। प्रोग्राम डिलीवरी इन पर्सन हाइब्रिड हो सकती है। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है कि जी अक्सर आप समझें कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी हो सकते हैं कि जी आपका जो टीचर है, जो आपका प्रोफेसर है, हुसोएवर इंस्ट्रक्टर जो है, वो अक्सर आपको ऑनलाइन टीच भी कर रहा होता है, और या फिर डिस्टेंस लर्निंग भी हो सकती है। मैं फिर चलाते बताते चलूँ। इन पर्सन हाइब्रिड का मतलब होता है कि जी इन पर्सन ज़रूरी है। तो वो लोगों के जो दिमाग में ये जो क्वेश्चन आता है कि जी हम क्या ये कनाडा से बाहर होते हुए काम कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इट्स अ फुल टाइम प्रोग्राम। और इन पर्सन हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि यू हैव टू बी फिजिकली हेयर इन कैनेडा टू बी एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट। इसका जो इनटेक होने वाला है वो फॉल में होने वाला है। प्रोग्राम लेंथ इज 2 ईयर्स। और इसकी जो सेमेस्टर है, सेमेस्टर फ़ी है, वो भी मैंने आपको बता दी है। और सेमेस्टर फ़ी नहीं बताई, सेमेस्टर्स बता दूँ मैं आपको। इट्स नॉट अ 4 ईयर 4 सेमेस्टर प्रोग्राम, अनलाइक न्यू ब्रंसविक कम्युनिटी कॉलेज जो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे शेयर किया था, और बहुत सारे और इस तरह के। याद रखिएगा, ECE प्रोग्राम्स हर इंस्टीट्यूट के अपने होते हैं। आप किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी लेंथ डिफरेंट होती है, उनके नंबर ऑफ सेमेस्टर्स डिफरेंट होते हैं, उनके कोर्सेज ऑफर्ड डिफरेंट होते हैं। ऑल दो जो उनका कोर होगा मे बी वो सेम हो, उनका जो जैसे कहते हैं कंटेंट जो होता है वो सेम हो सकता है, लेकिन कोर्सेज का बहुत सारा मटेरियल डिफ़र करता है। इसके अलावा उनके नाम डिफ़र करते हैं और बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो अब हम बताते हैं कि जी इनकी ट्यूशन फ़ी कितनी है। नाउ ट्यूशन फ़ी के बारे में अगर मैं बात करूं, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्यूशन फ़ी के लिए मैं आपको बताती चलूं कि इट इज़ बुक्स एंड सप्लाइज 2 साल का मिला के इट्स अबाउट $2,000। बुक्स एंड सप्लाइज दोनों मिला के इट्स अबाउट $2,000। और अगर हम इंटरनेशनल स्टूडेंट फ़ी की बात करते हैं तो ये तकरीबन $34,000 बन जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट 34,000 कैनेडियन डॉलर्स, राइट। तो 34 + 2 गिव्स यू अ 36,000 कैनेडियन डॉलर्स। ये इंटरनेशनल फ़ी मैं आपको बता रही हूँ। डोमेस्टिक की अलग है, ऑब्वियसली। डोमेस्टिक की तकरीबन आप समझें 1/3 होती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ताला जब आप भी यहाँ के परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन हो जाएंगे तो आप भी 1/3 ही देंगे, जब भी अगर आपको आगे भी कुछ करना पड़े। तो ये तो मैंने आपको फ़ी बता दी, लेकिन फ़ी के अलावा देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए। देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर यू टू हैव फ्लैश ड्राइव, लैपटॉप और कैमरा वाला लैपटॉप। क्योंकि जब वो हाइब्रिड बात करते हैं तो हाइब्रिड का क्या मतलब होता है, याद रखिएगा। जब यहाँ पे पेंडेमिक था, तो जब हम हाई स्कूल टीचिंग करते थे तो हमारे सारे कोर्सेज शुरू में हाइब्रिड थे। हाइब्रिड का क्या मतलब होता है कि जी टीचर आपको डायरेक्टली पढ़ा रही है एंड द स्टूडेंट इज़ ऑन द अदर साइड, राइट। तो हम लोग ये नहीं था कि ऑनलाइन चल रहा है तो असाइनमेंट्स हुए हुए हैं, वीडियोस अपलोडेड हैं, आप वीडियोस अपने जब भी आपको टाइम मिले आप बैठ के देख लें, ऐसा नहीं होता। हाइब्रिड में ये था कि जी टीचर लाइव आपको क्लासेस दे रहा था, ऑल्दो यू वर नॉट
रिक्वायर्ड टू बी इन द क्लास, लेकिन हम स्टूडेंट्स को उसी वक्त लाइव सेशंस जिसे आप बोलते हैं वो पढ़ रहे थे. इसके अलावा देयर वर टू ऑप्शंस. जो स्टूडेंट्स स्कूल में आ सकते थे बिकॉज इट वॉज पेंडेमिक, पेरेंट्स वर स्कैर्ड, तो वो क्लास में बैठ के पढ़ते थे इन पर्सन. और जो स्टूडेंट्स नहीं आ पाते थे वो अपने घर में जा बैठते थे, या जो भी जहाँ पे भी होते थे वहाँ बैठ के पढ़ते थे ना. इसका मतलब मैं आपको ये क्लियरली बताती चलूँ कि हाइब्रिड के डिफरेंट फॉर्म्स हैं. कहने का मतलब ये होता है कि ये डिस्टेंस लर्निंग नहीं है, तो किसी भी हालत में ये मत समझिएगा कि आप को कनाडा में नहीं होना. ठीक है ना. अब वो क्या मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन वो करेंगे, इसमें ये उन पे डिपेंड करता है. ठीक है जी. और जब इन पर्सन हाइब्रिड का मतलब होता है, याद रखिएगा, दे विल मेक श्योर कि वो आपका एटलीस्ट 60% या मोर देन 60%, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी ऑन कैंपस. बिकॉज अगर वो ऑन कैंपस नहीं है तो फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होते. और जब आप एलिजिबल नहीं होते तो ये सारी मेहनत, इतना पैसा और सब कुछ, होप्स एंड एवरीथिंग, इट विल गो वेस्ट. ठीक है. तो यू हैव टू बी हेयर इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेटिंग अ पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, एंड इट्स अ फुल टाइम प्रोग्राम. ठीक है. अब ये सब बातें तो मैंने आपको बता दी कि जी लैपटॉप हो, ये हो, लाइक टेक्नोलॉजी आपके पास होनी चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली आपको इसकी ज़रूरत है ना. इसके अलावा भी कुछ फीस हैं जो आपको पता होना चाहिए. एप्लीकेशन फ़ी इसकी $150 है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. इसके अलावा फ़ी की बातें क्योंकि हो रही हैं तो मैं और फ़ी भी आपको कवर करती चली जाऊं कि इसके अंदर कुछ फ़ी ऐसी हैं जो आपको देनी पड़ेंगी. एप्लीकेशन फ़ी इज़ $150, जो नॉन रिफंडेबल होती है, आपको पता ही है ये बात. इसके अलावा हर साल जब आपका एडमिशन रिन्यू होगा या जो भी होगा तो आपको एक फ़ी पे करना पड़ेगी, लेकिन इट विल गो टूवर्ड्स योर ट्यूशन फ़ी, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. इसलिए मैं उसको जिक्र नहीं करी. बिला वजह आपको डराने की ज़रूरत नहीं है ना. अगर आपको इंटरनेशनल क्रेडेंशियल्स की असेसमेंट करानी पड़े, जो कि ईसी में ज़रूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप को ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिन लोगों को करानी पड़े तो इट्स अ पेज जिस पे आपको हर तरह की फ़ी मेंशन्ड है. मैं उसमें भी नहीं जा रही हूँ इन डिटेल बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. इस वक्त ईसीई में आपको एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट की ज़रूरत नहीं है ना. हम आगे मूव करते हैं. कुछ ऐसी फ़ी होती है जो आपको पे करनी ही करनी पड़ती है. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट सर्विस फ़ी, फिर होता है लैब फ़ी अगर आप लैब यूज़ कर रहे हैं, आपके केस में मटेरियल फ़ी, टेक्नोलॉजी फ़ी एंड दिस एंड दैट. तो ये सारी चीज़ें एक पेज में मौजूद हैं. इट डिपेंड्स ऑन विच कोर्स यू आर टेकिंग एडमिशन इनटू, तो उसका अपना होगा. हम बात कर लेते हैं कि जी स्टूडेंट एसोसिएशन फ़ी, इसमें हेल्थ प्लान फ़ी तो आपको देनी पड़ेगी. ठीक है. वो $135 है. इसके अलावा आपका एक डेंटल प्लान फ़ी है, वो $120 है. और इसी तरह से अगर आप ये दोनों मिलाएं तो तकरीबन आपके अराउंड $250 पड़ जाता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए. ये स्टूडेंट्स के लिए मस्ट होता है, जो हर स्टूडेंट पे करता है. ठीक है. अब अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप उनका इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते. बट बीइंग अ स्टूडेंट योरसेल्फ यू हैव टू डू इट. ठीक है. सो आई होप आई एम वेरी क्लियर कि ये जो मैंने आपको $250 हेल्थ इंश्योरेंस फ़ी बताई है ये पूरे साल की होती है. ठीक है. एक साल की. फिर ओके, हाँ ये सेमेस्टर की होती है. सो सॉरी, ये सेमेस्टर की होती है. ठीक है जी. अब हम आगे बात करते हैं. अब अगर उनकी ये चीज़ें चेंज हो गई हैं तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अगेन वक्त के साथ साथ, इन्फ्लेशन के साथ साथ चीज़ें बदलना शुरू हो गई हैं. ठीक है जी. जब मैं कर रही थी तो ये मेरी सेमेस्टर फ़ी हुआ करती थी. ठीक है. कि हमें सेमेस्टर वाइज ये इंश्योरेंस देना होती थी. अब ये क्या कहानी चल रही है, ये आपको देखना पड़ेगा. यहाँ पे एक कहता है कि जी स्टूडेंट एसोसिएशन लेवी एनुअल मैंडेटरी फ़ी फॉर फुल टाइम स्टूडेंट्स उम्मीद एलिजिबल. ओके. ना यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि जी ये एनुअल है, तो यू डोंट हैव टू वरी अ बिट. ये एनुअल फ़ी है जो $135 है. इसी तरह से एनुअल डेंटल प्लान फ़ी है जो कि $120 है. तो यू आर ऑन द सेफ साइड. तो ये एनुअली आपसे $250 चार्ज कर रहे हैं. और ओके. ना मूविंग ऑन, फ़ी सारी डिस्कशंस हो चुकी हैं. $36,000 फॉर इंटरनेशनल ट्यूशन फ़ी. इसके अलावा अराउंड $250 फॉर योर हेल्थ एंड डेंटल फ़ी एनुअली.
और तो इसका मतलब है 2 साल का आपका $500 हो गया, यानी $500 हो गया। तो अप्रॉक्सीमेटली 34.5 35,000 पे आपकी बात जा चुकी है। हम आगे बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन एडमिशन क्राइटेरिया क्या चीज़ है, आपको किस तरह से अपना एडमिशन को प्रोसेस करना है। तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि हम जैसे लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तो लैंग्वेज एग्जेम्प्टेड लिस्ट में नहीं आता, यानी इंग्लिश लैंग्वेज एग्जेम्पशन लिस्ट में नहीं आता, तो हम लोगों को तो लैंग्वेज टेस्ट देना ही पड़ेगा। नाउ इन्होंने क्लियरली ये मेंशन करा है कि आप अपनी एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दे दो, और अगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में वो रिजल्ट्स आ जाते हैं जो इनकी रिक्वायरमेंट है, ओनली देन स्टार्ट योर एप्लीकेशन। तो मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स भी बता दूं और वो भी बता दूं कि कौन से इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट इनके यहाँ लाइक एक्सेप्टेबल हैं। तो यहाँ पे इनका एकेडमिक इंग्लिश प्रोग्राम ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एंट्रेंस, कैनेडियन एकेडमिक इंग्लिश लैंग्वेज, कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क जिसे CLB कहते हो, इसके अलावा कैन टेस्ट, डियोलिंगो, देन आइल्स एकेडमिक और LSI, PTE, पासवर्ड स्किल्स, ओ माय गॉड, टोफल, देयर सो मेनी। नाउ अगर हम आइल्स पे आ जाते हैं, और मैं आइल्स पे क्यों आई हूँ, क्योंकि ये बहुत ही कॉमनली टेकन टेस्ट है। आप समझते हो कि आपने आइल्स नहीं देना है, तो यू कैन जस्ट गो चेक दिस आउट कि आपका जो टेस्ट है जो आप दे सकते हो, जो आपको आसान लगता है, उसमें आपकी क्या लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैं आपको आइल्स के बता दूं कि जी एक्सेप्ट फॉर राइटिंग में इनको 6 चाहिए, और राइटिंग के अलावा लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग में 6.5 ईच चाहिए। तो राइटिंग में वो आपको थोड़ा सा छोड़ दे रहे हैं, 6 चाहिए, लेकिन लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग में आपको 6.5 ईच चाहिए। इससे कम अगर आपका आता है तो यू वोंट बी एलिजिबल टू अप्लाई। नाउ आपने टेस्ट दे दिया, आपका स्कोर आ गया, आपने अप्लाई कर देना है, एप्लीकेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है। और एप्लीकेशन जब आपने स्टार्ट करनी है तो एक और चीज़ आपको करनी है, और एप्लीकेशन स्टार्ट करने के साथ साथ आपको एक फॉर्म है जिसे कहते हैं एप्लीकेंट डिक्लेरेशन फॉर चेक डॉक्यूमेंट्स, ये फिलअप भी करना है। और ये डॉक्यूमेंट क्या चीज़ है, ऑनलाइन इनके पढ़ा हुआ है, तो यू डोंट हैव टू वरी अ बिट अबाउट इट। ये है, यू हैव टू सबमिट दिस फॉर्म, आई एम जस्ट रीडिंग अ लिटिल बिट और आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। You have to submit this form within 15 days of applying, or if you applied within 6 weeks of the program start date, submit within 5 days। अगर आप एप्लीकेशन आपने स्टार्ट कर दी, आपने अपना एप्लीकेशन फाइल कर दी, एप्लीकेशन फाइल करने की $150 फ़ी है, आपने एप्लीकेशन फाइल करने के विदिन 15 डेज ये फॉर्म भी सबमिट करा देना है, और आपको वो तमाम डॉक्यूमेंट सबमिट करा देने हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है। नाउ ये फॉर्म क्या है मैं आपको बता देती हूँ। इसके अंदर सिंपली डिक्लेयर कर रहे हैं आप कि आपको पता है कि उस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एडमिशन किया क्या क्राइटेरिया है, और आप वो जो जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप डेडलाइन से पहले पहले सबमिट करा देंगे, एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू दैट। नाउ ये फॉर्म सिर्फ 2 पेजेस का है, आपने इसको रीड कर लेना है और आपने इसको साइन करके अपलोड कर देना है। ठीक है, अब आप अपने सिचुएशन के मुताबिक देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। लेकिन क्योंकि ECE की बात कर रही हूँ, तो ECE के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल डिप्लोमा की जो ट्रांसक्रिप्ट है और वो सबमिट करानी है। इसके अलावा वो कहते हैं जी क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक होना चाहिए, वल्नरेबल सेक्टर चेक होना चाहिए। ये ऑब्वियसली अगर आप कनाडा से बाहर हैं तो आप नहीं करवा सकते। तो आपके लिए जो ओनली रिक्वायरमेंट इज़ ये एप्लीकेंट डिक्लेरेशन फॉर चेक डॉक्यूमेंट्स और अपना हाई स्कूल डिप्लोमा। जाहिर सी बात है, एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट उनको रिजल्ट भिजवा चुके हैं। अगर वो सेटिस्फाइड होंगे तभी वो आपको बोलेंगे कि ओके फाइन, यू कैन स्टार्ट योर एप्लीकेशन। ऑब्वियसली ऑनलाइन एप्लीकेशन है, यू हैव टू क्रिएट योर अकाउंट एंड देन यू हैव टू स्कैन योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड उनकी कॉपीज। ठीक है जी।
अब वो ये कहते हैं कि हमें कोई डॉक्यूमेंट्स हार्ड कॉपीज़ में नहीं चाहिए, प्लीज़ डोंट मेल देम योर हार्ड कॉपीज़, यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको मेल मत कीजिएगा, उनको सिर्फ उनका जो ऑनलाइन पोर्टल है, जो नहीं आपका अकाउंट जो आप बना चुके हो उनके वेबसाइट पे जाके उसके अंदर आपको स्कैन करके अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, बट यू हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इन केस दे वांट यू टू शो देम। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। इसके अलावा लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जी ठीक है, आपको एडमिशन भी मिल गया, आप आ गए, और लेट्स टॉक अबाउट कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम्स कवर हो रहे हैं, क्या चीज़ें कवर हो रही हैं, क्या इज़ इट वर्थ इट और नॉट। अगेन मैं फिर ये बताऊंगी कि इनकी वेबसाइट्स पे ये मौजूद है कि कौन से हाई स्कूल जो हाई डिप्लोमास हैं उनके लिए इक्विवेलेंसीज चाहिए। तो इक्विवेलेंसी की भी लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। हर कंट्री को इक्विवेलेंसी क्राइटेरिया नहीं है, कुछ कंट्रीज़ के जो हाई स्कूल डिप्लोमास हैं वो डायरेक्टली इनको सेंड किए जा सकते हैं या अपलोड किए जा सकते हैं। सेंड मतलब अपलोड, डोंट सेंड देम, दे डोंट वांट द हार्ड कॉपी, पेपर कॉपी उन्हें नहीं चाहिए आपके ओरिजिनल्स की, उनका स्कैंड चाहिए जो आप इनके ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट करा दीजिएगा। ठीक है जी, इधर 2-3 लिंक्स मैं ज़रूर डाल दूंगी। एक तो जो लैंग्वेज एग्जेम्पशन, जो एग्जेम्प्टेड लिस्ट ऑफ कंट्रीज़ है वो नीचे डाल दूंगी। इसके अलावा मैं दूसरी वो वाले भी डाल दूंगी कि जिन कंट्रीज़ के हाई स्कूल डिप्लोमास की इक्विवेलेंसीज चाहिए वो भी मैं लिस्ट नीचे डालने वाली हूँ। तो अकॉर्डिंग टू योर ओन कंट्री यू कैन गो एंड चेक दैट आउट कि आपको इक्विवेलेंसी करवानी है या नहीं करवानी है। चलें जी, आपने रेड रिवर कॉलेज से अपना हाई स्कूल लाइक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन डिप्लोमा, जिसके बाद आपको लेवल 2 सर्टिफिकेशन मिलने वाली है, कर लिया। अब सवाल ये है कि आप यहाँ से क्या करें और क्यों करें, आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जी हमारा पीआर में इससे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। पीआर में आपको कैसे हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इनकी जो इन डिमांड लिस्ट है मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि जी मैनिटोबा इन डिमांड ऑक्यूपेशंस की लिस्ट में अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स के मौजूद है कैटेगरी, और वो है इनका जो नॉक कोड है वो है 42202 अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर्स एंड असिस्टेंट्स। ये मैनिटोबा इन डिमांड ऑक्यूपेशंस की लिस्ट में है। तो अगर आप ईसीई कर लेते हैं और अगर आपको फुल टाइम जॉब मिल जाती है, जो मिल जाती है क्योंकि इसकी बहुत 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 डिमांड है, तो आपको पीआर यानी मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। किस तरह, मैं आपको इनकी रिक्वायरमेंट्स बता देती हूँ। सबसे पहले तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाते हो, जो क्या इसका पाथवे है, मैं सब लिंक्स नीचे डालने वाली हूँ। करियर एम्प्लॉयमेंट पाथवे है ये, और ये इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आर you must have graduated in the past 3 years from a designated post-secondary institution in Manitoba from a full-time program of at least 1 year or 2 semesters in length. ठीक है जी, अगर आपका 1 साल एटलीस्ट अगर आपकी लेंथ ऑफ एजुकेशन है फ्रॉम एक एक्रेडिटेड पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, यहाँ के जो कि रेड रिवर कॉलेज इनके DLI पे मौजूद है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। और इसके अलावा आपने वो मीट कर लिया, मिनिमम ऑफ 1 ईयर आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। सेकेंड, ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए जिसमें आपका CLB से 7 से कम नहीं होना चाहिए ना। अगर हम CLB 7 की बात करते हैं तो आप इसका कन्वर्जन देख सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि आप रेड रिवर के लिए ये दे चुके थे, तो आई होप वो आपका एलिजिबिलिटी उसमें हो पाए। अगर वो 2 साल में एक्सपायर हो जाता है तो आई एम रियली सॉरी टू इन्फॉर्म यू कि आपको अगेन जनरल आइल्स देना पड़ेगा, क्योंकि याद रखिएगा जब भी आप PR के लिए अप्लाई करते हो तो आपको जनरल आइल्स की ज़रूरत होती है, उसमें आपको CLB 7 चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि जी करंट एम्प्लॉयमेंट इन मैनिटोबा की भी रिक्वायरमेंट है। वो क्या है, यू मस्ट हैव ए फुल टाइम जॉब ऑफर from an eligible Manitoba employer with a minimum 1 year contract in an occupation on Manitoba's in-demand occupation list that is consistent with your completed program of studies in Manitoba. मैं रिपीट कर देती हूँ और आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ। You must have a full-time job offer मैनिटोबा के किसी भी एम्प्लॉयर से
उसी फील्ड में जिससे आपने पढ़कर निकला है किसी भी मैनिटोबा के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से। कौन से? पोस्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूट से। You must be working full time in Manitoba with a valid work permit at the time of application is assessed. इसके अंदर दूसरी क्या बात बोली कि आपके पास ऑफर भी है और आप उस वक्त वैलिड वर्क परमिट के साथ वहां पे काम कर रहे हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपका वैलिड हो। ठीक है। इसके अंदर इन्होंने कहीं पे भी अभी ये जिक्र नहीं किया कि आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस हो। इट्स जस्ट 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट जॉब ऑफर फ्रॉम अ मैनिटोबा एम्प्लॉयर, उसी फील्ड में जिसके फील्ड में आपने स्टडी कर रखा है ना। और दूसरी बात क्या है कि जी मैनिटोबा डिग्री प्रोग्राम ग्रेजुएट्स क्वालिफाई प्रोवाइडेड दे हैव अ जॉब ऑफर इन टीयर 0, 1, 2 और 3, जो कि प्रीवियसली नॉक 0A-B-C कहलाते, 0A और B कहलाते थे। यानी अगर नॉक 0A-B में, यानी इन अदर वर्ड्स टीयर 0, 1, 2, 3 में अगर आपकी जॉब है, ओनली देन आप इन डिमांड लिस्ट में भी अगर आपका जॉब मौजूद है तो आप इस करियर एम्प्लॉयमेंट पाथवे के लिए एलिजिबल होते हो जॉब के हिसाब से ना। सेटलमेंट फंड्स भी आपको चाहिए। सेटलमेंट फंड्स की डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, कैन गो चेक दैट आउट कि वो क्या है। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ, तो आप देख सकते हो। यू मस्ट बी रिजाइडिंग इन मैनिटोबा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो आप मैनिटोबा में ही होने चाहिए, वहीं पे रह रहे हो, वहीं पे जॉब कर रहे हो। यू मस्ट शो द इंटेंट टू कंटिन्यू टू रिजाइड इन मैनिटोबा आफ्टर नॉमिनेशन, इंक्लूडिंग द सबमिशन ऑफ अ करियर एम्प्लॉयमेंट प्लान demonstrating opportunities for a successful career track in Manitoba. Now, summarize मैं कर देती हूँ करियर एम्प्लॉयमेंट पाथवे को, बिकॉज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ECE यहाँ से कर लिया है तो ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग कि और इन डिमांड लिस्ट में डिफरेंट और करियर्स मौजूद नहीं हैं, लेकिन ECE मौजूद है। अगर आपने ECE मैनिटोबा के किसी भी इंस्टीट्यूट से कर लिया है तो आप करियर एम्प्लॉयमेंट पाथवे जो कि मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। कैसे? अगेन आई जस्ट क्विकली रिपीट कि अगर आपने किसी भी मैनिटोबा के डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट यानी DLI पे होता हुआ जो इंस्टीट्यूट है उससे आपने मिनिमम 1 ईयर स्टडी कर रखी है, 1। नंबर 2, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स जो हैं याद रखिएगा। अगर आप आइल्स की बात करते हैं तो जनरल, उसमें आपका CL ऑब्वियसली आप कन्वर्जन कर लीजिएगा, CLB में 7 है। आई सपोज आइल्स में भी अप्रॉक्सीमेटली इतना ही बनता है, डू चेक दैट आउट। करंट एम्प्लॉयमेंट मैनिटोबा में कैसे? अगर आपको उसी फील्ड से जॉब ऑफर है, 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट आपको ऑफर कर रखा है किसी भी एम्प्लॉयर ने, और आप पोस्ट ग्रेजुएट एक वैलिड पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे उधर करंटली काम कर रहे हैं, कहाँ पे? मैनिटोबा में। फिर सेटलमेंट फंड्स हैं, वो आप जाके डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। एडेप्टेबिलिटी है, यानी आप उस वक्त मैनिटोबा में मौजूद हैं फिजिकली, आप वहाँ पे काम कर रहे हैं। यू वॉन्ट टू स्टे इन मैनिटोबा एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू इट्स इकोनॉमी। और इसके अलावा आपका एक करियर एम्प्लॉयमेंट प्लान भी आप एक बना के दिखा देंगे कि आगे आप क्या करना चाह रहे हैं। बहुत ही मज़े का प्रोग्राम होने वाला है। और अगर आप ये मीट करते हैं, इसके अलावा उन्होंने क्या बोला कि ये टीयर 0, 1, 2, 3 जो कि प्रीवियसली नॉक 0A-B कहलाते थे, उसमें आपकी जॉब होनी चाहिए। तो अगर हम ECE की बात करें तो ये नॉक बनता है 42202 और ये टीयर 2 में है, तो ये कंडीशन भी मीट हो गई, टीयर 2 इज एलिजिबल। इसके अलावा आपका CLB 7 आना चाहिए। और आपका ये जो अगर नॉक को देखा जाए तो ये B कैटेगरी बनती है, तो आप बच गए, C में नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा नॉक 0A-B इज नाउ टीयर 0, 1, 2 एंड 3। तो आई होप आपको समझ आई हो कि ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैनिटोबा प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के थ्रू, ECE के थ्रू यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर या असिस्टेंट बनने के बाद आप मैनिटोबा में PNP के थ्रू PR लेना चाहते हैं, तो दुआ में याद रखिएगा। अगेन और भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो आपकी डिमांड हो तो just leave your questions, your queries, your requests in the comment section and I will definitely come back with another video. और दुआ में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। Don't forget to like, share and subscribe to my channel. और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।